लोकस्वर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोचिंग डिपो हादसा मामले में हाईकोर्ट ने तय किया 21 लाख, पीड़ित परिवार मांग रहा 1 करोड़ मुआवजा। प्रदेश में खाद्य संकट पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, केंद्र से मांगा और 60,000 मीट्रिक टन और रहने खाने की सुविधा मांगते बीता साल आंखों से दिव्यांग कॉलेज छात्रों ने कलेक्टर से लगाई फिर गुहार। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे के पीड़ित परिवार का धरना अब भी जारी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए कुल 21 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिजनों की मांगे अब भी जस की तस बनी हुई है। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे में मृत श्रमिक के परिवार को सहायता राशि मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने आदेश दिया कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत 16 लाख रुपए लेबर कोर्ट से और 5 लाख रुपए ठेकेदार की ओर से इस तरह कुल 21 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए। इसी के साथ अदालत ने इस मामले को क्लोज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी पीड़ित परिवार का धरना खत्म नहीं हुआ है। पीड़ित के परिजन अब भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को रेलवे में नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाएंगे। परिजन फिलहाल डीआरएम ऑफिस के सामने डटे हुए हैं। इस बीच मामले को शांत कराने के लिए राजनीति भी तेज हो गई है। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने वीडियो कॉलिंग कर पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने मृतक के बच्चे को गोद लेने की बात कही और राज्य सरकार से भी उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं धरना स्थल पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आरपीएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहुत बड़े दुख की बात है कि प्रताप बर्मन हमारे भाई उनके बीच में नहीं है। ओकर बड़े दुखद का बात है कि हमार दीदी ठीक है नान चन लेकर धर के अपन मांग पर लगे का सरकार देखत नहीं हुई जी। 10 दिन हो गए सो हो ही का बता सरकार। ठीक है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर समाज धर्म के व्यक्ति, पूरा छत्तीसगढ़ हमारे एक परिवार है ना। और परिवार चलाने वाला कौन होते हैं? मुखिया। और मुखिया कहा है हमारे सरकार, हमारे संरक्षण करता हमारे सरकार। ठीक है, अब हमारे सरकार के ओकर बेटी के ऊपर इतना तकलीफ आए, ठीक है, तब वो सरकार सोए है जी। अगर न्याय प्रिय फैसले आएंगे न्यायालय से तो हम संतोषजनक है ना उसको मान्य स्वीकार करेंगे। राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे निवेदन करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मुआवजा नीति का निर्धारण सभी व्यक्ति के लिए एक समान होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ है। परिजन अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताया और 14वें मंत्री को हटाने की मांग की। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 90 विधानसभा सीटों के हिसाब से केवल 13 मंत्री ही हो सकते हैं, जबकि 14 मंत्री बनाकर 15% की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश कैबिनेट को लेकर वहां अनुच्छेद 164 की जो व्याख्या होनी है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के केस की कॉपी भी पेश की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वहीं से फैसला होना बेहतर होगा। हालांकि याचिकाकर्ता की मांग पर हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की है। जिले के शैक्षणिक संस्थानों में घट रही आपराधिक घटनाओं और पाठ्य पुस्तकों की कमी को लेकर कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच आपसी वैमनस्यता और छोटी छोटी बातों पर चाकू चलने जैसी घटनाएं सामने आई है। ये स्थिति शिक्षा के मंदिर में बेहद चिंताजनक है और ये भयावह मानी जा रही है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 14-15 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा इस तरह की घटनाओं में शामिल होना सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल करता है। संगठन ने इसे रोकने के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की है। इसके साथ ही स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की जो कमी है उसे भी बड़ी समस्या बताया। सितंबर माह में तिमाही परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन कई स्कूलों में किताबें अभी तक वितरित नहीं की गई है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खासकर कमजोर वर्ग के बच्चों पर इसका खासा जो है असर पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही पुस्तकों की जो आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस दौरे में उनके साथ है। उन्होंने खाद्य उपलब्धता पर कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। पहले डीएपी की कमी होने पर नैनो डीएपी उपलब्ध कराया गया। वहीं यूरिया की किल्लत पर केंद्र सरकार से 50,000 मीट्रिक टन खाद मिला था। अब फिर से केंद्र से 60,000 मीट्रिक टन यूरिया की मंजूरी दी है, जिससे 58,000 मीट्रिक टन स्वदेशी खाद शामिल है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। श्री साय ने कहा, यह उनका मामला है, उनको ही चिंता करनी है। यानी दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अहम मुलाकात होने जा रही है। खाद्य संकट पर प्रदेश सरकार ने राहत देने का भरोसा जताया है। अब हमने तो शुरू से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की किल्लत नहीं होगी। डीएपी की थोड़ी किल्लत थी तो उसके लिए हम लोग विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराए और यूरिया की भी कमी नहीं है। पिछले टाइम माननीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से आग्रह किया था तो 50,000 मीट्रिक टन आवंटन भेजे थे। अभी फिर 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिल गया है और यूरिया किसान एक बार में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार में करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को यूरिया की कहीं भी कमी नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। और उधर राजधानी रायपुर में कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए मोहब्बत की दुकान खोली। हाथों में गुलाब लेकर कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के बाहर खड़े रहे। इस बीच बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता कांग्रेस भवन का घेराव करने पहुंची। बीजेपी महिला मोर्चा का यह प्रदर्शन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर था। घेराव से पहले बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में आम सभा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मां का अपमान, कांग्रेस की पहचान लिखे पोस्टर के साथ नारेबाजी की। महिलाएं काले कपड़े पहनकर विरोध जताती दिखी। यानी रायपुर की सड़कों पर एक तरफ गुलाब से स्वागत हुआ तो दूसरी ओर पोस्टर और नारेबाजी से हल्ला गुल्ला। दोनों ही पार्टियों की महिला इकाइयों की जंग राजधानी में खूब सुर्खियां बटोर रही है। मुंगेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। ये पुतला दहन बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के विरुद्ध आपत्तिजनक नारे लगाने के विरोध में किया गया। भाजपा के जिला महामंत्री अमितेश आर्य ने कहा कि मातृशक्ति का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा और इस प्रकार की ओछी राजनीति को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह पुतला दहन मातृशक्ति के सम्मान के प्रति भाजपा का मजबूत संदेश है कि ऐसी अपमानजनक घटनाओं को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की राजनीति की निंदा की और कहा कि यह देश में नकारात्मकता और विद्वेष फैलाता है। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्य मौजूद रहे। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के आयोजित कार्यक्रम में वोट की राजनीति करने वाले कांग्रेस ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उनके मंच में जो हमारे प्रधानमंत्री के मोदी जी के मां को जो अभद्र गाली दिया है, उसके विरुद्ध में युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन किया गया। दिव्यांग विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग की है। बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए दृष्टिबाधित छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या रहने की जो होती है वो व्यवस्था नहीं है। छात्रों ने बताया कि सरकारी जमुना प्रसाद वर्मा जो कॉलेज है उसमें वे नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, लेकिन छात्रावास की सुविधा वहां नहीं है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कई छात्र दूरस्थ अंचल से आते हैं और रहने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पढ़ाई पर जो है गंभीर असर पड़ता है। छात्रों ने कहा कि फिलहाल वे 20 दृष्टिबाधित छात्र छात्रावास की सुविधा से वंचित है। इसके अभाव में उन्हें किराए के मकान या रिश्तेदारों के सहारे होना पड़ता है। यदि उन्हें
छात्रावास उपलब्ध हो जाए तो वे निश्चिंत होकर नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जो है कॉलेज में जाकर कर सकेंगे। छात्रों ने प्रस्ताव रखा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र तिफरा में जो छात्रावास है उन्हें जो है वहां स्थान दिया जा सकता है। वहां लगभग 80 से 100 बच्चों की क्षमता है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह इस भवन का जो है उपयोग नहीं हो रहा है, तो इससे उन्हें आसानी से वहां समायोजित किया जा सकता है। छात्रों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां रहने की सुविधा दी जाए। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस के सामाजिक पहल जो है वो रंग ला रहा है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे की पहल पर अब सबरिया समाज के लोग अवैध शराब बनाने और बेचने का काम छोड़कर स्वावलंबन की राह अपना रहे हैं। पुलिस ने उन्हें स्वरोजगार, कौशल विकास और विशेष प्रशिक्षण से जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। साबुन, फिनाइल, डिटर्जेंट और अगरबत्ती का प्रशिक्षण उनके द्वारा जो है दिलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि जब समाज का कमजोर वर्ग आत्मनिर्भर बनेगा तब अपराध से दूरी बनाएगा। यह पहल अब पूरे जिले के लिए मिसाल बनती जा रही है। इधर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि बरसात के बाद कई सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है, इन्हें दुरुस्त करने की तैयारी विभाग कर ले। उन्होंने किसानों को खाद की कमी से हो रही परेशानी पर चिंता जताई और बताया कि जल्दी ही यूरिया की बड़ी खेप आने वाली है। खाद की मुनाफाखोरी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने सभी काम समय पर पूरा करें। टिकरापारा बस्ती में डायरिया फैलने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। टीम ने घरों में जाकर आंगनबाड़ी और मितानिन की सहायता से सर्वे किया। यहां पीलिया के मरीज तो नहीं मिले, लेकिन मौसमी बीमारियों से ग्रस्त लोग पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने पानी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। टिकरापारा में पीलिया फैलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जल स्रोतों का सैंपल लिया है। पानी के इन नमूनों की जांच सिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में आंगनबाड़ी और मितानिन की सहायता से घर घर जाकर सर्वे किया है, जिसमें मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीज पाए गए हैं। उन्हें मौके पर ही 5 दिनों की दवाइयां देकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। आसपास के पानी के स्रोतों का सैंपलिंग भी किया गया, जिसे तुरंत सिम्स के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, ताकि उसकी जांच के बाद जो परीक्षण उपरांत आता है रिजल्ट, वो हमें पता लग सके प्रदूषित है या नहीं। ये जो पानी है, जब से अमृत मिशन को इंटर कनेक्शन किया है बोर में, जब से पानी बहुत गंदा आ रहा है, जिसकी वजह से तो भी 8-10 बच्चे पड़ गए थे बीमार पीलिया से, उन लोगों का रिकवरी हो गया। एक 24 साल का लड़का जो है उसका मृत्यु हो गया। ये अमृत मिशन का पानी जब सुबह नल खुलता है वो एकदम गंदा आता है, उसके बाद फिर जब चालू होता है तो बाद में धीरे धीरे करके फिर साफ होता है वो, तो बहुत ही ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है। पानी के नमूनों की जांच के बाद ही पता चल सकेगा बीमारियां कहां से फैल रही है। इन दिनों एनआरएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चल रही है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने यहां शिविर लगाकर मोहल्ले वासियों की जांच की है। यह प्रभावित बस्तियों को संवेदनशील मानकर निगरानी कर रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। रेलवे क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 चित्रकांत जायसवाल नगर इंद्रपुरी तिफरा में बेदखली नोटिस का विरोध तेज हो गया है। करीब 35 से 40 वर्षों से यहां 500 परिवार अपने मकानों में निवास कर रहे हैं। अब रेलवे ने सभी परिवारों को जो है जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है। अचानक मिले नोटिस से वार्ड के लोग चिंतित हैं और उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उन्हें कहीं और मकान उपलब्ध कराया जाए। लोगों का कहना है कि जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती वे जो है अपना मकान खाली नहीं करेंगे। करीब 35 से 40 साल हो गया और इधर रेलवे डिपार्टमेंट से टूटने का आदेश जारी हुआ है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी बेघर हैं, जिसका गांव में घर न खार में खेत, तो उन लोगों को आप आवाज़ देने की महान कृपा करें। इस मुद्दे से लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिलने के लिए आए हैं और विधायक साहब से भी मिल चुके हैं, और दूसरी बात है फिर हम और सीएम साहब से मिलने का प्रयास करेंगे। तहसील विभाग में तमाम अफसर अपने अपने लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर निजी तौर पर जो है रखकर काम करा रहे हैं। रसूखदार के हाथों में राजस्व विभाग के तमाम दस्तावेज जाते रहे हैं। यही अफसरों के लिए सौदेबाजी और लेन देन का भी काम करते हैं। तहसील ऑफिस के तमाम गोपनीय रिकॉर्ड्स निजी हाथों में हैं, जिससे शासकीय दस्तावेजों की गोपनीयता पूरी तरह से भंग हो गई है।
तहसीलदार से लेकर नायब तहसीलदारों के कंप्यूटर ऑपरेटर बाहरी हैं। अफसरों ने अपने डिजिटल सिग्नेचर के अधिकार इन्हीं बाहरी लोगों के हाथों में ही दे दी है। कमजोर आय वर्ग के छात्राओं के मामले में जारी फर्जी प्रमाण पत्र इसी अपवित्र गठबंधन का ताजा उदाहरण है। दलालों के जरिए बिल्डर तमाम दस्तावेजों के मूल रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने में इन्हीं बाहरी ऑपरेटरों का हाथ है, जो तहसील न्यायालयों में अफसरों के नाम खुलेआम सौदेबाजी करते हैं। इस मामले में तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने नियमित कर्मचारियों की बैठक लेकर भविष्य में सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इस मामले में शासकीय कर्मचारी अब दबे जुबान से बाहरी कर्मचारियों के खिलाफ हो गए हैं। उन्हें खुद अफसरों ने अपने फायदे के लिए रखा है, इसलिए वे खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नूतन कॉलोनी में वन पंचायत और आदिवासी विभाग की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 102 आदिवासी गांवों में कर्मयोगी समूह के गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसी समूह की अनुशंसा पर भविष्य में सड़क, बिजली, नाली और पानी के काम होंगे। नूतन कॉलोनी के पंचायत भवन में आदिवासी विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 102 आदिवासी गांवों में कर्मयोगी समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि आदिवासियों को अपने गांव में सड़क, नाली, बिजली, पानी और शासन की तमाम योजनाओं का लाभ पाने के लिए उन्हें शहर न आना पड़े। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत योजना का एक हिस्सा है। वंचित समाज को मुख्य तबके के साथ लाने के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं। उसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण आज का एक कर्मयोगी वाला कार्यक्रम है, जिसमें विष्णुदेव साय जी के सुशासन और मोदी जी की गारंटी पर होने वाली योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए हमारे प्रशासन के ट्राइबल विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और इस प्रतिबद्धता के साथ लगे हैं कि इस प्रशिक्षण के बाद उनके जीवन में कुछ सुधार होने की व्यवस्था बनेगी। इस कार्यशाला का शुभारंभ विधायक सुशांत शुक्ला ने किया। कार्यशाला में वन पंचायत के भी अफसर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आदिवासी गांवों में बनने वाली कर्मयोगी समूह प्रशासनिक दृष्टि से एक पावरफुल कमेटी होगी। उसकी अनुशंसा से गांव में सड़क, बिजली, नाली, पानी और तमाम शासकीय कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। साय सरकार इस योजना के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की है, जिसका भविष्य में सियासी लाभ भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद सत्ता पक्ष को है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले नेहरू चौक से इंदिरा सेतु मार्ग की सड़क लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह से उखड़ चुकी है और जगह जगह गिट्टियां बाहर निकल आई हैं। बरसात के दिनों में सड़क पर गड्ढे और भी खतरनाक हो गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं और सड़क की जर्जर स्थिति के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक सुधार कार्य नहीं शुरू किया है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। बरसात के मौसम में खुले बिजली के तार लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सिलगट्टी क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करंट लगने से 75 वर्षीय महिला प्रेम बाई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में बिजली के करंट की चपेट में आने के बाद अचानक वो गिर पड़ी। परिजन तत्काल उसे सिम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है।